हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है, जब हमने प्रीवियस से जो सेक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, उनकी बहुत सारी रोज होती हैं जो पैरेलली कनेक्टेड होती हैं। तो उनके ऊपर बेस्ड मैंने कुछ आपको बताया था कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। आज उसी पर बेस्ड एक आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत पहले आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान दें कि हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का जो टॉपिक पढ़ा था उसको बिल्कुल क्लियर कर लें। उसके बाद ही हमने उस टॉपिक के से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा बोला गया है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 12 सेल्स है, ठीक है, 12 सेल है, ईच ऑफ ईएमएफ ई, जिनका ईएमएफ ई है और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ऐसे हमारे पास 12 सेल है, ठीक है। तो इन सेल्स में से बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कुछ रोंग पोलरिटी में है। तो मान लेते हैं कि इसमें से कुछ नंबर ऑफ सेल्स ऐसे ऐड कर दिए जो कि रोंग पोलरिटी में, रोंग पोलरिटी, ठीक है। ध्यान दें कि ये जो 12 सेल है ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है, जिनमें से कुछ सेल ऐसे हैं, सम ऑफ द सेल्स, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द रोंग पोलरिटी, ठीक है। और कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि सही पोलरिटी में और इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब आगे बोला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या बोला गया है कि ये जो 12 सेल है जिनमें से एक और ईएमएफ हमने लिया है, एक और सेल लिया है, एक अनदर सेल लिया है जिसका ईएमएफ हमने 2E लिया है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है, ठीक है। वो इनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है 12 सेल के साथ, ठीक है। तो जब ये सेल के साथ कनेक्ट किया गया है, ये वाला सेल, तो अगर हम इसकी सेम पोलरिटी में इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड ईच अदर, ठीक है, सेम पोलरिटी में, तो उस केस में इस जो भी सर्किट हम बनाएंगे उसमें जो भी एमीटर कनेक्टेड होगा, जो एमीटर कनेक्टेड होगा उससे 3 एम्पियर की करंट सेंड की जाती है, 3 एम्पियर की करंट भेजी जाती है। लेकिन जब इस 2E वाले सेल को इसके साथ अपोजिट मैनर में कनेक्ट कर दिया जाता है, अपोजिट मैनर में कनेक्ट कर दिया जाता है, तब उस केस में करंट जो है वो 2 एम्पियर की करंट फ्लो करती है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स विच कनेक्टेड रॉन्ग पोलरिटी, यानी इस पूरे सर्किट में रॉन्ग पोलरिटी में कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपके कनेक्टेड है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन रॉन्ग पोलरिटी, ये अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, हमें किस तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, 12 सेल है जिनका ईएमएफ ई है और आर रेजिस्टेंस है, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ सेल इनमें ऐसे होंगे 12 सेल में जो रॉन्ग पोलरिटी में कनेक्टेड होंगे, और कुछ ऐसे सेल होंगे जो सही होंगे, राइट पोलरिटी में होंगे। बल्कि ये जो 12 के 12 सेल हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है। एक अनोदर सेल लिया हमने 2E जिसका ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है, उसको हमने उसके साथ एक बार जब ऐड कर दिया, मतलब सीरीज में कनेक्ट कर दिया सेम पोलरिटी के साथ, तब उस केस में एमीटर जो कनेक्टेड होता है उस सर्किट के अंदर वो 3 एम्पियर की करंट को भेजता है। अब जब हम इस 2E सेल को जस्ट ऑपोजिट मैनर में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट सेंड होती है। पूछा यह गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, विच आर कनेक्टेड रॉन्ग पोलरिटी, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लें आप, तो देखो मान लेते हैं कि सपोज, इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो सपोज दैट कि मेरे पास n सेल ऐसे हैं, मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राइट और कुछ रॉन्ग, ठीक है। सपोज दैट कि मेरे पास 12 में सेल्स में से n सेल ऐसे हैं, n सेल्स ऐसे हैं जो रॉन्ग पोलरिटी में, ठीक है, रॉन्ग पोलरिटी में। तो भाई बचे कितने, टोटल कितने सेल हैं, 12 सेल है जिनमें n सेल आपके रॉन्ग पोलरिटी में, तो बचे कितने फिर 12 - n,
यस और नो, इतने सेल आपके बचे हुए हैं, है ना। तो अब आपको देखना है कि भी 12 माइनस एन जो है वो आपके सेल बचे हुए हैं, तो हर एक का ईएमएफ इस राइट जो राइट कनेक्टेड है, तो वो हमेशा कैसा ईएमएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, इट विल बी फॉरवर्ड ईएमएफ, प्रोवाइड द फॉरवर्ड ईएमएफ। जो राइट कनेक्टिविटी में होंगे वो फॉरवर्ड ईएमएफ प्रोवाइड कराएंगे, और जो रॉन्ग पोलरिटी में होंगे वो बैकवर्ड ईएमएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कैसा ईएमएफ प्रोवाइड कराएंगे, बैकवर्ड ईएमएफ। अब हमें नेट ईएमएफ निकालना है, सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। तो जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो हमें पता है नंबर ऑफ़ सेल्स जितने भी सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं उनको हम इजीली ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स जिनका इफेक्टिव ईएमएफ, जिसका इफेक्टिव ईएमएफ हम देख रहे हैं, तो उस इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा भाई, इफेक्टिव ईएमएफ होगा आपका 12 माइनस एन इंटू ई, ऐसे है जो आपकी राइट पोलरिटी में है, जो फॉरवर्ड ईएमएफ प्रोवाइड कराते हैं, और एन सेल ऐसे हैं जो कि रॉन्ग पोलरिटी में, मतलब माइनस एन इंटू ई करवाते हैं। गेटिंग, यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखें कि इफेक्टिव ईएमएफ आप निकाल लें यहाँ से, जब इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 12E माइनस एन इंटू ई माइनस एन ई। तो इफेक्टिव ईएमएफ ई नेट लिख देता हूँ मैं, ई नेट जो आएगा वो आपका आएगा 12 माइनस 2n इंटू ई, ठीक है। ये आपके पास इफेक्टिव ईएमएफ आ जाएगा इंटू ई, ठीक है, मल्टीप्लाई में इस तरीके से हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास नेट ईएमएफ आया जब आपके इतने नंबर ऑफ सेल्स जो है वो किस में कनेक्टेड थे, यानी रॉन्ग पोलरिटी में भी और राइट पोलरिटी में भी कनेक्टेड थे। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अब देखो नेट ईएमएफ हमने निकाल लिया। अब ये बोल रहा है इस केस में कि भी एक और सेल कनेक्टेड है, ठीक है, 2E एक और सेल है जो कनेक्टेड है उसके साथ, ठीक है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जब अगर ये सेम मैनर में कनेक्टेड होंगे, इफ़ मैं लिख देता हूँ 2E सेल कनेक्टेड विद द सेम मैनर, अगर सेम मैनर में कनेक्टेड है, ठीक है, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ईएमएफ। इस बार नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये तो तब था जो रॉन्ग और राइट पोलरिटी में था, तो नेट ईएमएफ आपका हो जाएगा 12 माइनस 2n इंटू ई, ये तो ऑलरेडी था, प्लस 2e। ये 2e कब है, जब इसको इजीली हमने सेम मैनर में कनेक्ट कर दिया। और तो उस केस में करंट कितनी जा रही है, एमीटर जो है कितनी करंट रीड कर रहा है, 3 एम्पियर करंट रीड कर रहा है। तो नेट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस आपका आता है 12, तो हमारे पास सेल है जिनका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो 12R तो केवल 12 सेल के लिए हो गया। और ये जो एक्सटर्नली एक और भी सेल कनेक्ट किया गया है इसका हो जाएगा प्लस 2R, तो ओवरऑल हमारे पास 14R इसका रेजिस्टेंस हो गया। नाउ ऐसा ही ये तो सेम रहेगा, बट करंट कितनी सेंड की जाती है यहाँ से, तो करंट आपकी 3 एम्पियर कनेक्ट की जाती है जब ये इजीली मतलब इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कितनी करंट यहाँ से फ्लो की जा रही है, ध्यान से समझे इसको, कितनी करंट, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, आप लिख लेना उसको और वीडियो को पॉज करके और फिर चेक कर लेना कि क्या कुछ पूछा गया है। नाउ हम कह रहे हैं यहाँ पे कि नेट करंट जो निकालनी, करंट इज इक्वल टू, करंट कितनी है, 3 एम्पियर की करंट है, तो मैं करंट लिख लेता हूँ 3 एम्पियर, ओके। तो करंट इज इक्वल टू होगा नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ हमारा आया है 12 माइनस 2n इंटू ई, और ये हो गया प्लस 2e डिवाइडेड बाय 14R। इसको मैंने एक इक्वेशन ले लिया क्योंकि इतना रेजिस्टेंस मिला हमें, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नाउ सेकंड केस में इसने बोला है कि अगर हम इसको जस्ट अपोजिट मैनर में कनेक्ट कर दें, मतलब इस जो सेल को 2E को अपोजिट मैनर में कनेक्ट कर दें, तो उस केस में करंट 2 एम्पियर सेंड की जाती है। तो 2 एम्पियर करंट इज इक्वल टू होता है नेट ईएमएफ, सो नेट ईएमएफ विल बी
12 माइनस 2n इंटू ई माइनस हो जाएगा 2e। क्यों होगा माइनस 2e? क्योंकि इस बार इस 2e सेल को इसके जस्ट अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट किया गया है। सेम में किया जाता है तो प्लस आता, अपोजिट में किया गया इसलिए माइनस आ गया। तो ये कितना आ जाएगा भाई? रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस तो उतना ही होगा 12R। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/2। और इसको फर्दर मैं सोल्व करता हूँ, 12 माइनस 2n इंटू ई, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 2e। तो बस सोल्व कर लें इसको आप, 12 माइनस 2n इंटू ई प्लस कितना आ जाएगा 2e डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 12 माइनस 2n इंटू ई माइनस 2e। ओके, सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका, चेक कर लेते हैं। इधर मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद आप देखें कि यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू देखो क्या आएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको यहाँ फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 3/2 इज इक्वल टू 12e प्लस 2e कितना हो गया 14e हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2n इंटू ई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ से आ जाएगा 10, क्योंकि 12 में से ये माइनस हुआ 2e, 10 माइनस और ये आ जाएगा 2n इंटू ई आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाएगा 30 माइनस ये आ जाएगा 6n इंटू ई इक्वल टू यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो 28e। ओके, यहाँ पे e आएगा, सॉरी, है ना, तो ये आ जाएगा 30e और ये आ जाएगा 28e, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस कितना आ जाएगा 4n इंटू ई। ओके, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 13e इसको इधर ले आओ तो 30e माइनस 28e कितना बच जाएगा, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं वैल्यू, कितना बचेगा 2e बचेगा। तो यहाँ जब इसको लेके आएंगे तो 2e बचेगा और इस वैल्यू को हम उधर लेके जा रहे हैं तो मेरे पास प्लस हो जाएगा, तो ये भी कितना बचेगा 2n इंटू ई। फाइनली मुझे n की वैल्यू निकालनी है, सो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2e/2e, n की वैल्यू 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है आपकी 1, n की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो मतलब क्या है कि n क्या है, n वो सेल्स हैं जो कि रोंग पोलरिटी में कनेक्टेड थे। तो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो आपकी रोंग पोलरिटी में कनेक्टेड थे? ओनली सिंगल, एक ही सेल जो है वो आपकी रोंग पोलरिटी में कनेक्टेड था। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, जो कि हम ऑलरेडी जो भी हमने टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस सेक्शन के अंदर, उससे रिलेटेड ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जो कभी आईआईटी में पूछी गई थी। तो नंबर ऑफ सेल्स कितने रिक्वायर्ड है जो आपकी रोंग पोलरिटी में सिंगल, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ लॉज, ठीक है। किरचॉफ लॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसको समझने के लिए हमें कुछ बातें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी। तो किरचॉफ लॉज मैं आपको बताने वाला हूँ आज। फिर उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना किरचॉफ लॉज। तो स्टार्ट करते हैं। देखो किरचॉफ जनरली, किरचॉफ जो लॉज है, किरचॉफ लॉज, किरचॉफ लॉज जनरली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, एक तो आपका केसीएल होता है, केसीएल, जिसको हम किरचॉफ का करंट लॉ बोलेंगे, और दूसरा जो होता है हमारे पास केवीएल होता है, ठीक है, जिसको हम किरचॉफ का करंट वोल्टेज लॉ बोलेंगे, ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे भी न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके एक या एक से ज़्यादा मेथड्स से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और आपको अप्लाई भी करना है। तो जो आपको ईजी लगे, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केसीएल। तो किरचॉफ का ये करंट लॉ क्या होता है। देखो,
इस लॉ के अकॉर्डिंग द अलजेब्रिक सम, ठीक है, किसी भी कोई भी एक जंक्शन पॉइंट होगा। जैसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। मान लो कि इस तरीके की सिचुएशन है, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है, R1, R2, R3, R4, और कुछ करंट इस तरीके से आ रही है। I1 करंट यहाँ से आ रही है, I2 करंट यहाँ से आ रही है, तो I3 यहाँ जा रही है और I4 भी यहाँ जा रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये एक जंक्शन पॉइंट है O, ठीक है। इस जंक्शन पॉइंट पे, ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, ठीक है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, ठीक है, वो ज़ीरो होनी चाहिए। इस लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट शुड बी जीरो, ठीक है, ये जीरो होनी चाहिए। यही हमारा किरचॉफ लॉ है। तो किरचॉफ लॉ में, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जितनी भी इनकमिंग करंट है, यानी जितनी करंट आ रही है, इनकमिंग करंट है, वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए किसके, आउटगोइंग करंट के। किसके इक्वल होनी चाहिए, आउटगोइंग करंट के। तो इनकमिंग करंट एट जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यानी हम अगर शॉर्ट में बताएं तो जितनी आएगी उतनी जाएगी, आई इक्वल टू गई, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि भी किस किस टाइप की इस पॉइंट ओ पर कौन कौन सी करंट आ रही है। तो देखो I1 करंट आ रही है रेजिस्टेंस R1 में, और I2 करंट आ रही है R2 रेजिस्टेंस में। तो इस पॉइंट पर ये दो करंट आ रही है, उसके बाद ये इस पॉइंट से जा रही है, ये मतलब आने वाली और ये जाने वाली। तो आने वाली इक्वल टू जाने वाली, तो कितनी करंट आ रही है, I1 प्लस I2। ध्यान रहे ऐसे केस में ध्यान रहे हम जो भी करंट आ रही है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जा रही है, ठीक है, लिविंग एट द जंक्शन पॉइंट, उसको हम नेगेटिव करंट लेंगे। तो अगर मैं अलजेब्रिक सम देखूँ इस जंक्शन पॉइंट पे, तो आने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, तो I1 प्लस I2, और जाने वाली करंट कौन कौन सी है हमारे पास, I3 माइनस I4। मैंने इसको माइनस क्यों लिया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी करंट इस जंक्शन पॉइंट से जा रही होंगी उनको हम नेगेटिव लेंगे, और जो इस जंक्शन पॉइंट पर करंट आ रही होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे। तो फाइनली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, और आप देख भी सकते हो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I3 प्लस I4। तो इसका मतलब हो गया इनकमिंग जो है वो किसके इक्वल आई, आउटगोइंग के, ठीक है। तो ये हमारा किरचॉफ लॉज होता है, ठीक है। हम इसको अप्लाई भी करेंगे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स में। एक चीज़ और भी है, जो केसीएल जो होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, वो बेसिकली बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ये किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, यानी ये चार्ज की कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड आते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, ओके। क्यों होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इस केस में जो करंट है वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाती है। स्टेडी स्टेट में चार्ज का अमाउंट कभी भी नहीं बदलता है, इसलिए चार्ज हमेशा इस केस में कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। नाउ अब जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये अपना सेकंड पार्ट है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। आप इसको लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, देखो ये कैसा लॉ है, इसको किस तरीके से हमें डिफाइन करना होगा। ये हमें ओपन लूप में हो गए। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है वो ओपन लूप में डिफाइन किया गया है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो क्लोज लूप में डिफाइन किया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्लोज लूप, ठीक है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ का मीनिंग ये है कि सम ऑफ द वोल्टेज इन क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में जितना भी वोल्टेज का जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ये बोलता है कौन, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ द वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज ज़ीरो। नाउ हम ये भी बोल सकते हैं, सपोज दैट
कि हम ये भी बोल सकते हैं कि भी अगर किसी भी कोई भी सर्किट है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी सर्किट है, तो उस सर्किट के अंदर जितने भी ईएमएफ होते हैं उनका सम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, करंट और रेजिस्टेंस। उस ब्रांच के अंदर जो करंट और रेजिस्टेंस जो है उसके प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी हम इसके अंदर बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, इसमें कुछ आपको इसका लूप चलाने का एक मेथड होता है, वो लूप चलाने के मेथड को भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। अच्छा, जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है वो बेसिकली बेस्ड होता है किस पर, ये तो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और ये था इट इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर जब भी हम वोल्टेज निकालते हैं तो हमें जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ठीक है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके लिए किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसलिए ये किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ अब हम इसकी कुछ बेसिक साइन कन्विक्शन वगैरह को रीड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई भी करेंगे। सपोज दैट कि मैंने एक मान लो सिचुएशन गिवन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन कभी भी दिया हुआ हो कि अगर कोई करंट इस तरीके से करंट फ्लो कर रही, आई करंट फ्लो कर रही, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा इसको, और ये कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप आप मेजर करोगे वो हमेशा इक्वल टू होगा V इक्वल टू प्लस आई आर होगा। ठीक है, V इक्वल टू प्लस आई आर होगा। बात समझ में आ रही है, यानी जो भी EMF होगा वो V इक्वल टू प्लस आई आर होगा। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, यानी लूप, ये क्या है, ये वो रास्ता है, ये लूप चलने का मेथड है। हम लूप इधर चला रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम V इक्वल टू प्लस आई आर लेंगे। लेकिन अगर लूप के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं तो उस केस में V की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई आर। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर मान लो कोई सेल है, आपको कुछ ऐसा सेल दे रखा है, प्लस माइनस ई ऐसा सेल दे रखा है, और आप लूप इधर चला रहे हो, दिस इज़ द लूप। ठीक है, ये लूप आप इधर चला रहे हो, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आप मेजर करोगे तो देखना है आपको लास्ट एंड क्या छोड़ रहा है। देखो लास्ट एंड क्या छोड़ रहा है, प्लस छोड़ रहा है, माइनस, तो माइनस ई हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। V इक्वल टू, ये लास्ट एंड नेगेटिव छोड़ता है, इसलिए हम इसको V इक्वल टू माइनस ही लिखेंगे। अगर लूप मैं मान लो इधर ना चलाकर, इस डायरेक्शन में मैं लूप ना चलाकर, मैं लूप इधर चलाता जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरे पास लास्ट एंड क्या बचता है इसका, इधर जाता तो मैं यूं जा रहा हूँ तो क्या बचता, प्लस, तो यहाँ पे V इक्वल टू प्लस ई आ जाता। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, और ये इनके बिना आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। तो ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनके बारे में साइन कन्वेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। नाउ अब अगर मान लो हम ये लगाएं तो ये किस तरीके से आता है ये भी हमने देखा है। अगर मैं उसको लूप के अकॉर्डिंग, पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग समझाऊं तो देखो, ये जो है ना करंट की डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो ये एंड प्लस लेते हैं, ये एंड माइनस लेते हैं, और यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं, तो जो लास्ट एंड छूटता है यानी VA ये पॉजिटिव हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो लास्ट एंड छूट रहा है ये तो अलग है मेथड, ठीक है, जो ईजी है, बट ये थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ तो दोनों तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई इंटू आर, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एंड छोड़ रहा है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, पूरा देखते हैं तो, और उसके बाद आ जाएगा माइनस VB, क्योंकि लास्ट एंड भी आपका नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव है, तो इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ द वोल्टेज कितना है, जीरो हो गया। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, और ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया VAB इक्वल टू IR। ऐसे भी कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी यूज़ करते हैं, तो कोई भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझा रहा हूँ, वो वहाँ पे देखना है।
ओके, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इस पर बेस्ड, ये जो KVL है इस पर बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि मान लो आपको कुछ सर्किट इस तरीके से गिवन हो, जैसे कि ये रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे कोई सेल आपने कनेक्ट किया है प्लस माइनस, और जिसका EMF E1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेल आपका, ये कोई रेजिस्टेंस R2 है, और यहाँ पे एक अनदर सेल लिया आपने प्लस माइनस E2 सेल, एंड आप क्या करोगे यहाँ से, नाउ ये कंडीशन ली है आपने, एक R3 जो है एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से एक सिचुएशन आपको दी जाएगी और उसमें से आपको KVL किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये पॉइंट A B C और ये मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ D E और F, ठीक है। तो हमें पहले सीखना है कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है किरचॉफ लॉ को। तो नाउ हमारे पास दो लूप है, दोनों लूप में हम देखेंगे। तो देखो ये E1 सेल से यहाँ से करंट फ्लो करेंगे, पहले I1 करंट फ्लो करेगी, ये I1 करंट यहाँ से आएगी, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो I2 करंट होगी, है कि नहीं, क्योंकि सेल E2 से I2 करंट फ्लो होगी। फाइनली ये करंट यहाँ पे मिल जाएगी, और ये करंट मिल के यहाँ पे कितनी करंट बनाएंगे, देखो इस जंक्शन पॉइंट पे कौन कौन सी करंट आ रही है, एक तो I1 करंट आ रही है यहाँ से ऐसे, और एक I2 आ रही है। तो दोनों यहाँ पे मिल के बताओ कितना बना लेंगी, मिल के बना लेंगी I1 प्लस I2, ठीक है। अब आपको अप्लाई करना है, पहले वाला ये लूप कंसीडर करता हूँ, तो फर्स्ट लूप ये है मेरा, दूसरा वाला लूप मैंने ये कंसीडर करना है। तो पहले वाले लूप के लिए हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो नाउ इस चीज़ को देखो किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ मैं, बहुत ईजीली हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरे पास एक लूप है, यहाँ पे मैं लूप ले रहा हूँ A B, ये वाला लूप ले रहा हूँ, यहाँ से चलूँगा A से B, फिर B से E और F, B से E F और फाइनली A पे। लूप तो तभी बनेगा, तो फॉर लूप 1 पहला लूप लेने के लिए उसके लिए हम कर लेते हैं। नाउ यहाँ से चलते हैं A से B में, देखो आप कुछ नहीं है क्या, A से B में कोई EMF नहीं है, यानी सबसे पहले हमें EMF का इलाज करना है, केवल बैटरी देखनी है, उसके बाद ही हम रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट देखेंगे। तो यहाँ से देखो कुछ है कि नहीं, A से B में EMF नहीं है, बिल्कुल नहीं है। B से E में है क्या, क्योंकि A से B गए फिर कहाँ जाएंगे, B से E में, तो B से E में गए तो नेगेटिव है, माइनस E2 है, ठीक है जी, क्योंकि लास्ट एंड क्या छोड़ रहा है, माइनस छोड़ रहा है, इसलिए माइनस लेंगे हम। और यहाँ पर फिर E से F गए, कोई भी नहीं है, ठीक है, ना रेजिस्टेंस है ना कुछ आपका EMF है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखो E से F गए, फिर कहाँ जाएंगे, F से A जाएंगे, F से A जाएंगे, तो लास्ट एंड क्या छोड़ रहा है आपका, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस E1 इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने बोला था सम ऑफ द EMF इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप के अंदर। तो करंट देखनी है, तो फिर से चलते हैं A से B की तरफ, कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। B से E की तरफ रेजिस्टेंस है क्या, है, लेकिन करंट की डायरेक्शन देखो आप, लूप के जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन है, यानी लूप हम इधर चल रहे हैं, B से E की तरफ इधर चल रहे हैं, लेकिन करंट इससे जस्ट अपोजिट है, E से B की तरफ है, तो माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ ले लेंगे हम माइनस I2 R2, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया करंट और रेजिस्टेंस का। अब यहाँ से E से F में देखा रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है भी। F से A में है क्या, है, बिल्कुल। और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या, F से A में, देखो करंट भी इधर ही जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे R1। तो फाइनली मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, जब करंट की डायरेक्शन में चलता हूँ, लूप करंट की डायरेक्शन में चलता है तो हम प्लस साइन को यूज़ कर लेते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं ये, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। तो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन इस लूप फर्स्ट के लिए। सेकेंड लूप के लिए लेते हैं, सेकेंड लूप सेकेंड की बात करते हैं, वो बहुत ईजी है। लूप सेकेंड हम फिर से स्टार्ट करते हैं, B से हम चलें C, फिर C से D चले, फिर D से E चलें और वापस P पे चलें, क्योंकि लूप तो तभी बनेगा जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पर वापस आते हैं। तो हमारे पास B से C में कोई EMF है क्या, देखो आप, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। C से D में EMF है क्या, नहीं है। पहले हमें EMF का इलाज करना है, उसके बाद हम रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट देखते हैं। D से E में भी नहीं है, है कहाँ, E से B में है, लेकिन हम डायरेक्शन जो चल रहे हैं E से B की तरफ चल रहे हैं, E से B की तरफ चल रहे हैं, तो हमें पता है कि लास्ट एंड क्या छोड़ रहा है, वो प्लस छोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट एंड E से B में ये प्लस आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस E2 इज इक्वल टू, अब आपको बात करनी है किसकी, करंट और रेजिस्टेंस की, क्योंकि सेल तो सिर्फ एक ही है यहाँ पे इस लूप के अंदर। यहाँ पे देखो, अब आप वापस चलो,
बी से सी में है क्या? कुछ नहीं है। हाँ, सी से डी में है, बिल्कुल है एक रेजिस्टेंस। क्या हम सी से डी में जो जा रहे हैं वो करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं? अगर सी से डी में हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में हमेशा पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं +I1 +I2 और इनटू हो जाएगा I3। बहुत सिंपल है। नाउ इसके बाद आप डी से ई में देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ई से बी में रेजिस्टेंस है। और करंट की डायरेक्शन भी देखो, अगर करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही हम मूव करते हैं लूप को तो उसके साथ अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो उस केस में हम हमेशा पॉजिटिव साइन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ई से बी में चल रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस आएगा माइनस प्लस, कितना आएगा? +I2 R2। तो दीज आर द इक्वेशंस, ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे और उन एग्जाम्पल्स को आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं आपको इसके डिफरेंट टाइप के मेथड से इनको सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। आपको जो इजी लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आगे हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी पढ़ेंगे। एक नोडल मेथड भी होता है जो कि काफ़ी मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नोडल मेथड से बहुत ईजिली सोल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा उस मेथड को आपको यूज़ करना है जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है। ओके, नाउ आज का हमारा यही टॉपिक है। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।